हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डेली आंसर राइटिंग सेशन को लेने वाला हूं मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जो लोग नए हैं उनको मैं क्विकली बता देता हूं कि 11 AM पे हम आपको दो क्वेश्चंस देते हैं। ये क्वेश्चंस एक ऑर्डरली वे में देते हैं, जैसे आज आपको पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। और ये दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनकी पॉसिबिलिटी हाई होती है आने की, राइट। कहीं ना कहीं कोई करंट अफेयर से लिंक या कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देख के आपको दिए जाते हैं। और इन्हीं का डिस्कशन होता है 8 PM पे। ये डिस्कशन लाइव या रिकॉर्डेड दोनों करते हैं हम, ठीक है। और इस बीच के टाइम में आप चाहे तो इनके आंसर लिख सकते हैं। और ये आंसर लिख के आप हमारा एक ग्रुप है, प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है ये पीयर इवेल्युएशन का के लिए। यहाँ पे आप आंसर्स लिख के डाल सकते हैं और इनका इवेल्युएशन हम जो है यहाँ से ही हम एक दो आंसर्स उठा के उनको जो है इवेल्युएट करके यहाँ बताते हैं। प्लस साथ में जो आपके पीयर्स है वहां पे वो इन आंसर्स को जो है इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगेन आज थोड़ा बहुत कुछ एक डिफरेंट तरीके से चीजें ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आई होप आप इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप लोग समझे हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंट में कुछ हो रहा था, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ा होगा और इसको थोड़ा बहुत आंसर कर पाएंगे, राइट। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बोला गया कि इंडिया मालदीव का जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो काफी हद तक डिपेंड करता है मालदीव की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, राइट। सो इसमें आपसे ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंडिया मालदीव का जो बायलेटरल रिलेशन है वो काफी हद तक मालदीव की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। और जो अगर कोई भी चेंज आएगा बायलेटरल रिलेशन में बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चेंज आया तो इंडिया मालदीव के बायलेटरल रिलेशंस में चेंज आया, और उसमें चेंज आया तो उसका इंपैक्ट होता है ऑन दी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑफ इंडियन ओशन। यानी इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी के लिए मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। और यही चीज आपको डिस्कस करनी है, आपको डिस्कस करते वक्त मतलब एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू बताना है, चीजें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं अपने, ठीक है। तो देखिए, नाउ दिस इज समथिंग न्यू वी आर गोइंग टू ट्राई, राइट। दिस इज टू हेल्प यू, ठीक है, ये आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। ताकि अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे कोई बात नहीं। सी दो चीजें, एक एक्सरसाइज करोगे तो अगर आप पूरा आंसर नहीं लिख पाए तो भी कोई परेशानी नहीं। एंड सेकेंडली अगर आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब हो सकता है दूसरे लोग आपके जो आपने लिखा उस पर कमेंट करके आपको सजेशंस दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और ये भी आपको कहीं दूसरों ने अगर कोई इंट्रो दिया होगा तो उनका इंट्रो वगैरह देख के भी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस अलग अलग तरीके से कैसे लोग जो है क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो जो सब लोग देख रहे हैं उनके लिए ये सजेशन है, प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आंसर लिखिए, पॉज करिए, एक चाहे बड़ा ही ब्रीफ इंट्रो हो, चाहे प्रॉपर नहीं हो, ब्रीफ हो, या थोड़ा बहुत वेग इंट्रो ही हो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर इंट्रो लिखना है, बट एटलीस्ट ब्रॉड थीम की किस चीज को लेके आप इंट्रो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अगर ब्रीफ भी वो बता सके तो प्लीज कमेंट्स में लिखे। फिर स्ट्रक्चर लिखिए कि क्या पहले क्या एड्रेस करेंगे, सेकंड क्या, मतलब बेसिकली आपकी सब हेडिंग्स क्या होंगी वो बताइए। फिर कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन में भी अगेन आप किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, क्या चीज बोलेंगे, ब्रीफ में बताइए, ठीक है। 5 मिनट में ये पूरा काम किया जा सकता है। एंड इफ यू विल डू दिस वर्क देन ये आपको भी हेल्प करेगा, ये आपके जो पीयर्स है जो गौर कर रहे हैं वो उनको भी हेल्प करेगा, और अगर वो करेंगे तो उससे आपको भी हेल्प होगी, ठीक है। और वी विल ऑल्सो ट्राई कि कुछ लोगों का जिनका अच्छा कंक्लूजन होगा उनको जो है हम अप्रिसिएशन देंगे, ताकि दे वुड नो कि हाँ वो सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, पॉज फॉर 5 मिनट्स एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। उसके बाद डिस्कशन इमीडिएट ही है, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि कितना सही ट्रैक पे हो, कहाँ आप डेविएट कर रहे हो, क्या करेक्शंस चाहिए, ठीक है। नाउ जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये क्वेश्चन देखो वैसे तो आपका GS2 में है इंडिया का नेबर से रिलेशंस, बट इंडिया मालदीव स्पेसिफिकली इसलिए पूछा गया क्योंकि एक इंडिया आउट कैंपेन के बारे में आर्टिकल आया था रिसेंटली इन द हिंदू, राइट। सो बेसिकली अगेन ये कैंपेन इंटेंसिफाई हो रहा है। अब आप सबको पता होना चाहिए इंडिया आउट कैंपेन जो है, इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया बट इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंटल टाइज, ओके। सो ये समझिए, इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंटल टाइज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव एंड द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। मालदीव की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट की टाइज की तरफ है, इंडिया के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट इन दिस कैंपेन दे आर एडवोकेटिंग कि इंडिया का कम से कम इन्फ्लुएंस रहे,
राइट। एंड अगेन ये कौन एडवोकेट कर रहे हैं, ये जो है एक पार्टी है वो एडवोकेट करे जो चाइना के क्लोज है। राइट। सो आगे डिटेल में देखेंगे हम यहाँ पे जब इस पॉइंट में आएंगे कि कैसे जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आती है। जब एक 2013 से 18 में एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौरान जो है मालदीव्स इंडिया से दूर चले गया और चाइना के जो है पास आ गया। राइट। दैट वाज आल्सो बिकॉज जो जो गवर्नमेंट इन पावर थी, जो पार्टी इन पावर थी, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, वो ऐसी थी जिसके कारण वो चाइना के क्लोज आ गया। फिर 2018 में जब अगेन गवर्नमेंट चेंज हुई, राइट, फिर जो नई गवर्नमेंट आई उसने वापस जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है फ्रेंडली और जो बेटर रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। राइट। फिर सिर्फ डोमेस्टिक सिंस डिस्कस है तो ये भी बताना होगा ब्रीफली ब्रीफली कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अपार्ट कुछ और भी जो फैक्टर्स हैं। अगेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मेजर फैक्टर, बट उसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स द रिलेशंस। और उसके बाद आपको बताना होगा कि इम्पैक्ट ऑफ इंडिया मालदीव रिलेशन ऑन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑफ इंडियन ओशन रिलेशन रीजन की कैसे जो है इसमें चेंज आने पे क्या इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट आ सकता है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इंडियन ओशन रीजन के। और कंक्लूजन में कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कि कैसे इंडिया को जो है अपने मालदीव से बायलैटरल रिलेशंस जो है अच्छे बनाए रखना चाहिए, मेंटेन करते रहना चाहिए। ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन में दो तरीके से दे सकते हो आप, एक तो जो रीसेंट इवेंट है वो बता दीजिए, ठीक है, या फिर दूसरा आप ये बता सकते हो, एक जनरल स्टेटमेंट देख सकते हो कि इंडिया मालदीव शेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स स्टीव्ड इन एंटिक्विटी एंड एंजॉय क्लोज कॉर्डियल एंड मल्टी डायमेंशनल रिलेशन। नाउ ये जो लाइन है ये एमईए की साइट से उठाई हुई है। ठीक है। नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप दूसरे भी बायलेटरल रिलेशन या दूसरी भी कंट्रीज के साथ रिलेशन, दूसरी ग्रुपिंग के साथ रिलेशन, इनके बारे में एमईए से ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ऑफिशियल लाइंस क्या हैं, वो उठा लीजिए और उनको जो है यू कुड यूज एज इंट्रोडक्शन और यू कुड यूज एज कंक्लूजन। ठीक है। फॉर आईआर ये आपके लिए एक टिप है। ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन हो गया। आप इन जनरल एक ब्रीफ में थोड़ा सिग्निफिकेंस बताएंगे क्योंकि इंडिया मालदीव बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो बोथ शेयर द सेम मैरीटाइम स्पेस, सो देयर इज इमेंस स्कोप फॉर नेवल कोऑपरेशन, and Maldives have supported India on various international issues, right? Plus, there is a large Indian diaspora in Maldives, and India has also जो है इस रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, टाइम टू टाइम एक्सटेंडेड हेल्पिंग हैंड टू मालदीव्स। जैसे एक एग्जांपल आप दोगे 2014 माले ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस का। अगेन देने में बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, बट रिमेंबर ये आपको ब्रीफली बताना है क्योंकि अब अगले एस्पेक्ट पे मूव करना है। वो है जो मेन एस्पेक्ट है कि क्या इम्पैक्ट होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स का ऑन दी बायलेटरल रिलेशंस, राइट। तो जैसे एक रीसेंट इंडिया आउट कैंपेन का ही आप बता दो, दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट क्लोज टाइज बिटवीन करंट गवर्नमेंट ऑफ द मालदीव्स एंड इंडिया, राइट। एंड देन देयर इज एलिज्ड इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। सो बेसिकली ये एलिज कर रहे हैं कि इंडिया जो है बीइंग अ बिग नेबर, राइट, सो एक बहुत बिग नेबर, सो देयर इज एन एलिगेशंस, राइट, इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगेंस्ट इंडिया। सो वहां पे मालदीव में कि इंडिया इज इंटरफेयरिंग इन दी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, राइट। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये यूज किया जा रहा है एलिगेशन टू क्रिएट एंटी इंडिया सेंटीमेंट, इंडिया के अगेंस्ट सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए। प्लस टिल्ट टुवर्ड्स चाइना, अगर देखा जाए एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट होता है, सो चाइना की तरफ टिल्ट भी। सो ये जो था मेनली जब आया टिल्ट, अब्दुल्ला यामीन और अब्दुल गयूम, ये जब प्रेसिडेंट बने 2013 से 18 की जो मैंने आपको गवर्नमेंट बताई थी, तब जो है चाइना की तरफ टिल्ट आ गया और तब एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ गया। राइट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी पावर में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इंडिया के साथ रिलेशंस क्लोज होंगे या इंडिया जो है चाइना की तरफ टिल्ट कर जाएंगे और इंडिया के साथ रिलेशंस जो है इतने जो है कॉर्डियल नहीं रहेंगे। राइट। तो सो चाइना हेल्ड स्वे, यहाँ पे वही बताया, प्रेसिडेंट यामीन्स प्रेसिडेंसी जो थी 2013 से 18 में, तब चाइना के पास स्वे था। नाउ बट इंडिया ने फिर से 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे, वहां जो यामीन गवर्नमेंट डिफीट हो गई, तो अगेन जो नई गवर्नमेंट आई, नाउ इट हैज एस्टेब्लिश्ड अगेन कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया, राइट। एंड इंडिया इज नाउ वर्किंग टू डिलीवर स्मॉल एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट इन दी मालदीव्स। ठीक है। ये तो एक हो गया, बट इसके अलावा आप दूसरे भी बताएं कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हैं, फिर ऑपरेशन कैक्टस, मैरीटाइम ट्रीटी है। नाउ दिस हैज टू बी टोल्ड इन ब्रीफ, इसलिए मैंने इनको डिटेल नहीं किया है, आपको इन सबको ब्रीफली बताना है। ठीक है। देन इन इंडिया एक और मेजर है, ये काफी मेजर है अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इज द इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सो मालदीव क्यों चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाला है,
राइट। तो इसीलिए इंडिया ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाला है, फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज दिया है बहुत सारा, एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट भी दी है बहुत सारी टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी इंडियन डायस्पोरा एंड टूरिज्म इज आर अनदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिलेशंस, ठीक है। तो अगेन यहाँ याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो इम्पैक्ट ऑन इंडियन ओशन रीजन ये होगा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पे कि ऑब्वियसली अगर इट कुड लीड टू इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, अगर ऐसी गवर्नमेंट आई जैसे यामीन जैसी गवर्नमेंट जो चाइना को फेवर करती हो, तो और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस होगा, सो अगेन इट कुड प्रेजेंट अ थ्रेट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सो इस टाइप के कीवर्ड्स, फ्री एंड open, because India has always advocated for this, that Indo-Pacific Ocean, yeah, region should remain free and open. Indian Ocean region should remain free and open, right? And also China itself is trying hard to establish its influence in this region, right? और उसके लिए वो काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स डाल रहा है, आप सबको पता होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट? और ऑल्सो क्रिएट डेब्ट ट्रैप फॉर मालदीव्स, राइट? सो अगर मालदीव्स जो है, अगर एक बार चाइना के डेब्ट ट्रैप में चले गया, सो देन चाइना के पास जो है काफी इन्फ्लुएंस हो जाएगा मालदीव्स पे, और उसके बाद चाइना उस इन्फ्लुएंस को यूज करेगा कि मालदीव्स के जो है टेरिटरीज को यूज करे अपने जो है नेवल बेसिस बनाने के लिए, जैसा जो है चाइना ने किया है श्रीलंका के साथ, राइट? और भी दूसरी जगह जैसा चाइना कर रहा है। ओके, नाउ ये एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगा इंडिया के लिए। इट कुड अगेन वही फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को जो है थ्रेट करेगा, और चाइनीज प्रेजेंस और कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और मेजर वो एरिया जो ऑफ कंसर्न वो है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा, और देयर कुड बी ग्रेटर टेररिज्म, दैट कुड बी अनदर मेजर सिक्योरिटी कंसर्न, राइट? सो ये एक और मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ बता रखा है कि ज्यादातर मालदीव रिसेंट पास में दे हैव बीन ड्रॉन टुवर्ड्स टेररिस्ट ग्रुप्स, और ये फिर पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जो हैं, अगर टेररिज्म या रेडिकलाइजेशन मालदीव में ज्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स could use this Maldives Islands as launch pad for terror attacks. So एक और इंडिया के लिए हेडेक होगा कि जहां से इंडिया को टेरर को डील करना होगा। कंक्लूजन यही है, मेनली इंडिया हार्ड पावर तो ज्यादा नहीं बट सॉफ्ट पावर पे कैपिटलाइज करे। हार्ड पावर अगेन जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो तो इंडिया कर ही रहा है, बट साथ साथ सॉफ्ट पावर को भी कैपिटलाइज करे, डायस्पोरा एंड कल्चर एंड हिस्टोरिकल टाइज टू इंश्योर फ्रेंडली रिलेशंस, एंड अल्टीमेटली ऐसे रिलेशंस एस्टेब्लिश करे विच इंश्योर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर, यानी सागर, ठीक है। यूज दीज काइंड्स ऑफ एक्रोनिम्स, ठीक है। तो सागर जो विच इंश्योर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, बिकॉज दिस इज द स्टेटेड इंडियन पॉलिसी। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये फॉर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन का हो गया। अब इस पे कुछ आंसर्स देखते हैं, और मैंने इसी पे दोनों आंसर देखे बिकॉज अदर वन पे जो है अगेन इतने आंसर्स थे नहीं, प्लस वो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाउ अगेन ओवरऑल मैंने आंसर देख लिया है, ठीक है। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि जो इस तरीके से इंपॉर्टेंस बताया है, बट इम्पैक्ट बताया, बट एक बीच का एस्पेक्ट आप भूल गए। एक मेजर चीज जो आपके इसमें डायमेंशन मिसिंग है, वो है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। ना आपको जो है आपने यहाँ पे लिखा है, राइट, बट इसको आपको सेपरेटली मेंशन करना था, आपने मिक्स कर दी दो चीजों को, राइट। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कंटेंट आपका सारा सही है, बस स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम है, राइट। सो आंसर की स्ट्रक्चरिंग जो है प्रॉपर नहीं है, कौन सा कंटेंट कहीं और आना था वो जो है एक साथ ही आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बाकी ठीक है, कंटेंट डिसेंट है, ओके। सो अगेन इम्पैक्ट वाले पार्ट पे आपने सीधा जंप कर गए, आपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है बायलैटरल रिलेशंस पे, उसको पहले आपको सेपरेटली डील करना था। बाकी सारा ऑपरेशन कैक्टस, मिलिट्री एक्सरसाइज, अगेन एक्विरिन जो इंडिया मालदीव्स के बीच में है, सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब आपने बताया, ये सब सही है, बट अगेन इसको आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना था, ठीक है। अभी सिर्फ रैंडम दिख रहा है, इट इज, ये कंटेंट रेलेवेंट है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड इन दी क्वेश्चन, ठीक है। Now, in conclusion, they have written कि because of increasing footprint of China, Maldives is a strategic location. India need to engage with Maldives strategically, militarily. India has a major country in the South Asia net security part. So this is a good thing. जो आपने mention किया, please underline this, that India could act as a net security provider for Maldives, which could help it strengthen its relation. Apart from इसके अलावा या फिर आप soft power का बोल सकते हैं, कोई ना कोई आप suggestion दे. So this is a good conclusion. I would say this is a good conclusion. ठीक है.
एक और यहाँ पे दूसरा अब ये है नाउ, इनका ये है कि इन्होंने बायलेटरल रिलेशनशिप, बायलेटरल असिस्टेंस, इन्होंने सारी इनके पास इंफॉर्मेशन थी वो प्रेजेंट कर दी, बट अगेन इट इज नॉट आंसरिंग, दे क्वेश्चन को आंसर नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इम्पैक्ट, राइट। बट यहाँ तक कहीं पे डायरेक्टली नहीं पता चलता हमें कि कैसे जो है मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, सो इम्पैक्ट में भी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री फोर्स ऑफ चाइना, चाइनीज ऑलरेडी मेड इनरोड्स, ये सब ठीक है। बट अगेन आपको ये जो इंडिया आउट कैंपेन और ये सब जो है, इसको थोड़ा सा जो है डिटेल करना था, डिटेल में बताना था, क्योंकि ये एक 15 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लास्टली कंक्लूजन जो है आपका, नाउ इट इज समथिंग जो है थोड़ा एवरेज है, राइट। इट कुड बी इम्प्रूव्ड, यहाँ कुछ सजेशन होना था आपके आपके पास इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो इंडिया जो है किस तरीके से आगे अहेड में अप्रोच कर सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, राइट। सो इट कुड बी कमिश्नर और कमीशन, कुछ भी बोल सकते हो। सो बेटर वुड बी कमीशन या कमिश्नर भी चल जाएगा। ठीक है, so is not seen as completely independent from the government control, you have to comment, now it is 10 marker, तो यहाँ थोड़ा कम कंटेंट लिखना है, राइट। नाउ 5 मिनट के लिए आप अगेन पॉज करके ये एक्सरसाइज कैरी आउट करें, इट विल ओनली हेल्प यू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए यू कुड पॉज एंड ट्राई टू डू दिस, कि इंट्रोडक्शन कमेंट्स में लिखिए, स्ट्रक्चर जो है कमेंट्स में लिखिए, कंक्लूजन जो है कमेंट्स में लिखिए। अब देखिए, जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, इंट्रोडक्शन में ईसीआई के बारे में बता दें, फिर ब्रीफली बताइए प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई के बारे में, फिर बताइए क्या कंसर्न्स है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, राइट। और कंक्लूजन में वे अहेड। ठीक है, या चाहे तो यहाँ पे आप ईसीआई के अलावा यहाँ पे आप दूसरे तरीके से कि रीसेंट इवेंट को लेकर भी बता सकते हैं, कि रीसेंट जैसे पीएमओ में इनवाइट किया गया, सो देयर हैव बीन कई जगह से कई बार बार हुआ ऐसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो है इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन किया गया है, क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया गया। इंट्रोडक्शन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लीज डू मेंशन आर्टिकल 324, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मेंशन करना अपने आंसर्स में, राइट। एंड लास्टली आप बोल सकते हो, या फिर आप जो लक्ष्मीकांत में लिखा है, इट इज वॉच डॉग ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, राइट, वॉच डॉग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इस टाइप से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस बॉडी को। बट जैसे भी करिए 324 जो आर्टिकल जो रूल लिखिए कुछ। फिर देखो, नाउ हियर यू कुड इसको ऐसे लिखने की जगह राइट इट वेरी ब्रीफली यूजिंग सम डायग्राम, कि एक एक बॉक्स बनाए, प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस, फिर यहाँ लिखो सीएसी, सीसी हैविंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीसी, और तीसरा सर्विस कंडीशंस जो है दे आर दे कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज, सीसी की सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। फिर कंसर्न्स, नाउ दिस इज द मेन पोर्शन। तो वन इज कि रिसेंट में इन दोनों को आप क्लब करके एक पॉइंट बना दो, इन दोनों को क्लब करके बता दो कि दी रिसेंट इवेंट्स, या ऐसे बताओ कि इन प्रैक्टिस it has been seen that actions of ECI has shown that there is has cast doubt over the independence. Okay, जैसे inability to take action in case of violation of model code of conduct जब इलेक्शंस होते हैं, और कुछ केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट को नच करना पड़ा ECI को। यहाँ पे एक और चीज आप बता सकते हो कि 2019 इलेक्शंस के दौरान या उसके बाद के राउंड कुछ जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ने एक लेटर लिखा था हाईलाइटिंग दी कंसर्न रिगार्डिंग दी इंडिपेंडेंस ऑफ ECI। फिर रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ इंटरेक्शन विद पीएमओ, वो भी आप हाईलाइट कर यहाँ पे लिख के बता सकते हो कि दीज हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ अपॉइंटमेंट को लेके भी मेजर वो है, राइट। क्यों? क्योंकि मेनली इट जो है अपॉइंट किए जाते हैं दे आर ऑन दी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो इसमें जो है देयर इज पॉसिबिलिटी, चाहे ना हो बट स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए जो है भले ही वो चाहे अभी तक इंडिपेंडेंट और प्रॉपर रहे हो, एक लॉ जरूर लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ये हम कंक्लूजन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट क्या कैसे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया के, कैसे उनको जो अपॉइंटमेंट होता है वो खुद करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। ठीक है,
फिर उनकी टर्म नहीं स्पेसिफाइड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम रिटायर, जो इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गया है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो आगे जाके कोई और अपॉइंटमेंट ना ले गवर्नमेंट में, राइट। जैसे सीएजी है, तो सीएजी जो है एक बार कोई बन गया तो उसके बाद वो गवर्नमेंट में कोई जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकता। ये इसलिए किया गया है कि जो है वो ऑफिस इंडिपेंडेंट रहे। इसी तरीके से इम्पैक्ट की बात करें तो अब इम्पैक्ट में इट अंडरमाइंस क्लियरली एक बॉडी जो वॉचडॉग है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, अगर उसी की इंडिपेंडेंस क्वेश्चन में आती है तो इट अंडरमाइंस द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और लोगों का ट्रस्ट भी इस इंस्टीट्यूशन में कम हो जाता है। तो लोगों का ट्रस्ट जो है डेमोक्रेसी में भी कम हो जाएगा। वे अहेड सिलेक्शन ऑफ, इसमें कुछ रिफॉर्म्स, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक इस पे लॉ लाया जाए, और इस पे भी कुछ एक जो है कोलिजियम बना सकते हैं या एक पैनल बना सकते हैं जिसमें अपोजिशन को और जुडिशरी को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिली हुई है कि उसको भी सिर्फ सेम मैनर और ग्राउंड्स में रिमूव कर सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के, यही सेम चीज इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।